हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आशा है कि सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक ठाक होगा, है ना। और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे हम सभी, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब जो है यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है ना। तो लगे रहिए आप सभी अपनी पढ़ाई पर, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई यूपी में और अब आने वाली है। तो जो अवसर मिलने वाला है हम सभी को, उसे छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि ये जो क्लास हम सभी करते हैं ये हिंदी व्याकरण है। क्या है? हिंदी व्याकरण है। और ये जो हिंदी व्याकरण है ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी अध्ययन करते हैं, एक एक टॉपिक करके। और इसके साथ साथ अन्य बुक से जैसे कुछ और जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन सभी को भी साथ साथ बता दिया जाता है आप सभी को, है ना। क्योंकि ये ना रहे कि हम इस जो है तथ्य से अपरिचित हैं, ऐसा कुछ ना रहे क्लास देखने के बाद। तो हमारी यही पूरी कोशिश रहती है। और इसी क्रम में हम सभी देख रहे थे शुद्ध अशुद्ध शब्दों को देख लिया है हम लोगों ने। और जो है इसमें देख रहे हैं विराम चिन्ह। क्या देख रहे हैं? विराम चिन्ह देख रहे हैं। वैसे ये जो किताब है, ये किताब जो है, ये पुस्तक है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, प्रमाणिक है। और बिल्कुल इनमें से जो भी शब्द हैं ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। वो चाहे जो टॉपिक हो, चाहे जो प्रकरण हो, चाहे वो संधि हो, समास हो, रस हो, अलंकार हो, है ना, छंद हो, या जो भी तथ्य इसमें दिए गए हैं वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। और ये पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम सभी देखते हैं विराम चिन्हों में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने, मैं बताना चाहूँगी, हम लोगों ने देखा कि विराम चिन्ह क्या है। विराम का मतलब होता है ठहराव, रुकना, विश्राम करना, है ना। जिस तरह से हम सभी कोई श्रम करते हैं, कार्य करते हैं, तो जो है लगातार तो करते नहीं हैं, क्या करते हैं? रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। उसके बाद फिर पूरी एनर्जी के साथ हम लोग करते हैं। तो विश्राम बहुत ज़रूरी होता है, आराम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारी मानसिक दशा की गति है वो सदा एक जैसी नहीं होती है ना। लेखन कार्य में भी जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो है कुछ विराम चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम हो गया, है ना। जैसे पूर्ण विराम को हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था? पूर्ण विराम को देखा था, अल्प विराम को देखा था, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, है ना। और आगे कई देखा था हम लोगों ने। इस क्लास में जो है आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो आप सभी जो है अच्छे से समझ पाएंगे। यूट्यूब पे ही क्लास है और अगर आप सभी चाहेंगे तो वो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, एक जगह आप सभी को सरलतापूर्वक मिल जाएगी क्लास सारी। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था पूर्ण विराम को देख लिया था हम लोगों ने। फिर अल्प विराम के बारे में देख लिया था कि कब, कहाँ, क्या, कैसे हम सभी को प्रयोग करना है। इसकी 2 क्लास पहले हो चुकी है। योजक चिन्ह हम सभी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? योजक चिन्ह देख रहे थे। और योजक चिन्हों में योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये तो हम लोगों ने देख लिया था। और योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसमें भी कई टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। कई टॉपिक हम लोगों ने समास संबंधित समझ लिया था। जैसे कुछ है तत्पुरुष समास के कुछ शब्द हैं उनमें नहीं लगते हैं, अव्ययीभाव समास के कुछ शब्द हैं उनमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसके साथ जो है हम लोगों ने देखा था द्विगु समास में देखा था, है ना। तो विशेषण और विशेष्य को देखना है। आज की जो क्लास है हमारी ये विशेषण और विशेष्य, विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण के बीच भी कुछ योजक चिन्ह हैं उनका, जिनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन शब्दों को हम सभी देखेंगे। अगर हम जिनमें नहीं प्रयोग किया जाता उनमें प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे काशीवासी, है ना, काशी वाशी, तो ये हमारा शुद्ध है, एक में है। लेकिन अगर हम इसमें योजक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी होता है ना। सहेतुक वाक्य, है ना, क्योंकि इस वाक्य से पढ़ने से समझ आया, वाह आडंबर मातृ भक्ति, है ना। इसमें भी मातृभाषा, विभिन्न ऋतु और रसीली कहानियाँ, इन सभी में योजक चिन्ह अगर लगेगा तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए इसमें योजक चिन्ह नहीं रहेगा। हमारा शुद्ध वाक्य इस तरह से बनेगा। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें अहिंदी भाषी, क्या देखेंगे? अहिंदी भाषी देखेंगे। हिंदी फिल्म, संध्या गोष्ठी, आदर्श मैत्री, हिंदू विवाह, इसके साथ साथ अनधिकार चेष्टा,
अनधिकार। देखिए वर्तनी की दृष्टि से अनधिकार शब्द आता है और अनधिकार शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है, ठीक है। अनाधिकार नहीं होगा, अनधिकार अन उपसर्ग से अधिकार में अन उपसर्ग से बनता है। तो साथ साथ हम ये सब भी देखते चलेंगे, क्योंकि जितना रिवीजन होगा जिस टॉपिक का, अगर कोई शब्द आ गया बीच में तो हम सभी उसे वहीं देख करके वहीं उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, ऐसे है शुभ समाचार। तो शुभ समाचार में क्या होगा, ये योजक चिन्ह नहीं लगेगा, अगर लगाएंगे तो अशुद्ध समझा जाएगा। तो शायद इतना हम लोगों ने देख लिया है ना, इतना हम लोगों ने देख लिया है। आगे देखेंगे, कुछ शब्दों को दिया गया है, आगे हम सभी देख लेते हैं। कुछ लोग नई समाज से बने हुए नकारात्मक पदों में योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे नाखुश, है ना, नाखुश, ठीक है, अनपढ़, अनसुन, बेबुनियाद, अनचाहा, बेमजा, बेशुमार, है ना, अनगिनत, मेरी समझ से ऐसा करना ठीक नहीं है। ये सारे शब्द या तो विदेशज हैं या तो देशज हैं। यदि हम इन शब्दों में योजक चिन्ह लगाते हैं तो आ या अन से लगने वाले तत्सम और तद्भवों के साथ भी ऐसा करना होगा। अनंत, अनाथ, अपवित्र, अनादर, अनादि, अछूत, अनजान। हिंदी में ऐसे शब्द स्थिर हो चुके हैं। हाँ, उर्दू, फारसी और अरबी से आने वाले कुछ शब्दों में उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अरबी फारसी में करते हैं, अगर ऐसे शब्द अरबी फारसी में आते हैं करते हैं, और प्रायः हम लोग लिखते भी हैं तो ऐसे ही लिखते थे बचपन में, है ना, जब भी लिखते हैं ये तो जो है तो इस तरह से लिखते थे। अंजुमन ए इस्लाम, ये देखो बिल्कुल सही माना जाएगा। अरबी और फारसी, उर्दू, फारसी और अरबी में लिख सकते हैं। आईने ए अकबरी, साल बा साल, है ना, रोज बा रोज, कदम बा कदम, ठीक है। इस तरह से आगे हम सभी देखेंगे। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर दें कि शब्दों के आरंभ में लगने वाले उपसर्गों को योजक चिन्ह लगाकर पृथक करना ठीक नहीं है। आरंभ में, प्रारंभ में, है ना, योजक चिन्ह लगा करके उन्हें पृथक करना, अलग कर देना ठीक नहीं है। पृथक करने की राय अंग्रेजी के अनुकरण पर दी जाती है। किसके अनुकरण पर, अंग्रेजी के। अंग्रेजी के ये शब्द इस प्रकार लिखे गए हैं, जैसे वाइस चांसलर, है ना, तो उपकुलपति क्या है, उपकुलपति, ये अंग्रेजी के शब्दों से आए हैं, ये अशुद्ध है। लेकिन अगर हमारे हिंदी में देखा जाएगा तो उपकुलपति इस तरह से शुद्ध माना जाएगा, ठीक, और लेकिन अंग्रेजी में ये शुद्ध है, वाइस चांसलर, इस तरह से। आगे हम सभी अगर देखेंगे तो जो है भूतपूर्व सैनिक, है ना, लेकिन जो है भूतपूर्व सैनिक इस तरह से हिंदी में हमारा शुद्ध माना जाएगा। इसी तरह से असहयोग क्या है, असहयोग है, उप प्राचार्य है और उप सभापति है। इन सभी में योजक चिन्ह हिंदी में नहीं लगेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, पद निर्माण का यह तरीका हिंदी की प्रकृति से मेल नहीं खाता। दूसरी बात यह है कि हिंदी में उपसर्गों के साथ योजक चिन्ह लगाने की प्रथा नहीं है। किसके साथ, उपसर्ग के साथ योजक चिन्ह लगाने की प्रथा नहीं है। जैसे हम कुछ उपसर्गों को देख लेते हैं, परा, अनु, उप, अति और मनु है ना। तो जैसे अगर हम परा में, जय में परा उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो प्रायः जो है शब्दों के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। और जो है तो अगर जय है, जय होना, और अगर इसी में हम परा जोड़ देंगे, पराजय हो जाएगा हमारा, पराजय, है ना, विजयी ना होना मतलब हार जाना, पराजित हो जाना। इसी तरह से अगर हम क्रम में जो है अनुपसर्ग जोड़ेंगे तो अनुक्रम हो जाएगा। कार में अगर हम उप जोड़ेंगे तो उपकार हो जाएगा। काल में अगर हम अति जोड़ेंगे तो अतिकाल हो जाएगा। और जा में अगर हम मनु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मनुज हो जाएगा। स्पष्ट है कि हिंदी में अंग्रेजी की तरह इस प्रकार की नकल नहीं चल सकती। एक उदाहरण इस प्रकार है, द काउ इज ए फोर फूटेड एनिमल, है ना, मतलब जैसे फूटेड मतलब जैसे हिंदी में इसका क्या होगा, जैसे एक गाय चौपाया, चौपाया नहीं जानवर है ना। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैरों वाली होती है गाय, है ना, गाय 4 पैरों वाला जानवर है। तो एक गाय एक चौपाया जानवर है, हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, गाय क्या है, एक चौपाया जानवर है। चौपाया अलग नहीं होगा, इस तरह से गलत हो जाएगा, चौपाया एक में रहेगा, चौपाया यानी कि 4 पैरों वाले, है ना। आगे देखेंगे, ऊपर हमने योजक चिन्ह के प्रयोग का सामान्य परिचय से उदाहरण दिया है और पाया है कि हिंदी में पदों के निर्माण में और समस्त पदों की रचना में इसका बड़ा महत्व है, जो पदों के अर्थ और उच्चारण में 4 चांद लगा देता है। किंतु हमारी समझ से योजक चिन्ह का अधिक प्रयोग भाषा को जटिल और पदों को दुर्बोध बना देता है। इस प्रकार संयत और मर्यादित होकर के अंग्रेजी की व्यर्थ नकल ना की जाए।
अब अगला हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या देखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह को देखेंगे। ये जो हम लोगों ने योजक चिन्ह का पढ़ा, योजक चिन्ह का थोड़ा सा लंबा था और काफ़ी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त भी की, ऐसा नहीं है ना। तो जो है अब हम सभी देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा आप सभी जानते हैं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब प्रश्न पूछने की बात आती है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपल साधारण सी भाषा में समझेंगे इतना। अब आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो। बिल्कुल सही है। जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह से अगर शब्द बनते हैं तो समझिए वहाँ पर हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वो वाक्य भी हमारा प्रश्नवाचक होता है। जैसे अगला देखेंगे, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, है ना, इस तरह से भी हो सकता है। व्यंग्योक्ति में जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, है ना। मतलब इस तरह से व्यंग के माध्यम से, व्यंग उक्तियों के माध्यम से, जहाँ घूसखोरी का बाजार गर्म है वहाँ ईमानदारी कैसे टिक सकती है, इन सब में जो है प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। कुछ ऐसा ये देखिए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो तो था, है ना। ये थोड़ा सा दूसरा है, इन्हें ध्यान देने योग्य है। अगला हम सभी देखेंगे विस्मयादि। प्रश्नवाचक का तो समझ गए, जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। और विस्मयादि का इस तरह से होता है, ये भी ध्यान दीजिए, ये पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न, 1-2 प्रश्न बनते हैं कभी कभी। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग हर्ष यानी कि प्रसन्नता, विषाद, विस्मय, घृणा, है ना, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव को प्रकट करने के लिए जो है किया जाता है। आहादि सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह, वाह क्या बात है ना, वाह तुम्हारे क्या कहने, इस तरह से अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण करो, है ना, हे ईश्वर सबका कल्याण करो। इस तरह से जब हम कहते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है। आगे देखेंगे, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभ कामनाएं हों, क्या हो, शुभ कामनाएं हों और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करें, यशस्वी हो वो, है ना, उसका पुत्र चिरंजीवी हो, प्रिय किशोर स्नेहाशीर्वाद, ठीक है, स्नेह भरा आशीर्वाद आपको। तो इस तरह से जहाँ होता है अपने से छोटों के प्रति शुभ कामनाएं के लिए, तो वहाँ भी जो है हम सभी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ मन की खुशी व्यक्त की जाए, हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जैसे कैसे निखरा रूप है, तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश, क्या है, शाबाश है, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, वाह, है ना, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तो इन सब शब्दों में क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसके आगे हम देखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। किसकी अपेक्षा नहीं करता, उत्तर की अपेक्षा नहीं करता विस्मयादि बोधक में। लेकिन जो है प्रश्नवाचक चिन्हों में उत्तर की अपेक्षा होती है और विस्मयादि में उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। आगे देखेंगे उद्धरण चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, उद्धरण चिन्ह देखेंगे। उद्धरण के 2 रूप होते हैं, इकहरा और दोहरा, है ना। जब हम एक सिंगल कामा ऐसे लगाते हैं और इधर से क्लोज्ड कर देते हैं तो इसे सिंगल कहेंगे यानी कि इकहरा कहेंगे, और 2 बार जब यही कर देंगे तो दोहरा हो जाएगा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो कहते हैं जो है उद्धृत कर दिया जाता है। जैसे हम सभी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से समझदार हो गए तब से परिभाषाओं को पढ़ते हैं ना, इनके द्वारा कहा गया कथन, है ना, किसी राइटर के द्वारा, किसी लेखक के द्वारा कहा गया जो भी शब्द होता है, जो भी परिभाषाएं होती हैं विभिन्न आचार्यों विद्वानों के द्वारा, उन सभी को हम सभी क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। वही चीज़ है यहाँ की उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं, एक इकहरा, दूसरा दोहरा। आगे हम सभी देखते हैं कि जो है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ इकहरे चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीवन जो है विश्व की संपत्ति है। जीवन किसकी संपत्ति है, विश्व की संपत्ति है, यह जयशंकर प्रसाद ने कही है ना। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में। कामायनी की कथा संक्षेप में, देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है ना, और ये जो है सिंगल कामा में है, मतलब इकहरा उद्धरणी से हम कह सकते हैं। अब अंतर समझ आ गया होगा, है ना।
दूसरा देखेंगे पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निराला पागल नहीं थे, निराला पागल नहीं थे। आगे है किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है। जूहे की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखो। सिद्धराज पागल एक अच्छे कवि हैं। और आगे क्या है, आगे है प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। तो जैसे पत्र पत्रिकाओं के नाम है ना, किसी रचना का नाम, ये सभी हम सब क्या करते हैं, सिंगल जो है सिंगल यूनाइटेड कामा में, मतलब कि इकहरा उद्धरण चिन्ह में हम सभी इनका प्रयोग करते हैं। बाकी जो कथन होते हैं किसी के द्वारा, जो परिभाषाएं होती हैं है ना, उन सभी को हम सभी जो है दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। तो अगला देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण कथन, ध्यान देंगे, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारतेंदु ने कहा, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। कैसा साहित्य चाहिए, राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह के माध्यम से पहले हम प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, पहले हम प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस तरह से शायद आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज ये तीसरी क्लास है, इसकी बहुत लंबी लंबी क्लास नहीं रखी गई है, क्लास 3 क्लास रखी गई है। जो है थोड़ा सा डीपली हम लोगों ने पढ़ा है ना, और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं ली गई है, इसीलिए ये 3 पार्ट में ये पूरा हुआ है। आप इसके 2 पार्ट पहले के भी हैं, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं और बड़ी सरलतापूर्वक आप उसे समझ सकते हैं। और हमारा एक ये संदेह भी दूर हो जाएगा कि हमने जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक को नहीं पढ़ा है, ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा, है ना। और जब भी हम कभी मूल पुस्तक से किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, उसका जो मूल टेक्स्ट है, अगर उसे हम पढ़ करके कोई चीज़ हम समझते हैं तो हमारी समझ में बड़ी सरलता पूर्वक आ जाती है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ, हमने ये चीज़ इस बुक से पढ़ी है और जो बुक प्रामाणिक है, बिल्कुल शुद्ध है, और उस बुक से अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में उसकी जो छवि है, उसमें जो भी है, जो हम समझना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में वो बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी प्रैक्टिस सेट को, किसी जो है इधर उधर को ना पढ़ करके अगर हम मूल पुस्तकों को पढ़ें, उसके बाद हम किसी प्रैक्टिस सेट को लगाएं, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये हमारे लिए ज़्यादा लाभकर होता है। प्रायः क्या होता है कि त्रुटियां देखी जाती हैं, है ना, और हम उन्हीं त्रुटियों को अगर हम सेम टू सेम याद कर लेते हैं तो वो हमारे जो है अंक को कम कर देती हैं और हमारे मनोबल को गिरा देती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि हमारे जो मूल पुस्तक हैं और उन्हें जो है हम सभी उन सब पर ज़्यादा फोकस करें, उनके माध्यम से हम जो है अपने टॉपिक को, प्रकरण को समझें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये क्लास आपकी चलती रहेगी। इसके बाद जो हम सभी क्लास लेने वाले हैं, ये जो है हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हम सभी पढ़ेंगे। इसके आगे जो अध्याय 4 है, हमारा अध्याय 4 हम सभी का है, वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और संज्ञा में सब बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो हम लोग बड़ी सरलता से संज्ञा के कितने भेद हैं, यहीं से प्रश्न बन जाता है ना। तो इस तरह से संज्ञा के कार्य क्या है, इसके भेद कितने हैं, संज्ञा क्या है, तो इन सब चीज़ों को हम सभी बहुत अच्छे सरलतम ढंग से इस क्लास में महत्वपूर्ण ऑथेंटिक पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। और ढेर सारी जो है शुभकामनाएँ, आप सभी पढ़ते रहिए, है ना, और लगे रहिए अपनी परीक्षा की तैयारी में। आप सभी, आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस जब आप ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और बहुत मन लगा करके जो है क्लास को बनाते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में जो है आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जो है। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।